नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। यदि हम भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि पर जाएं, तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का मतलब है कि लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की गई थी। संविधान सभा का गठन यदि हम बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। यदि कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः यदि बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें बांटी यानी कि आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 का चयन अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत में से प्रत्येक एक वहां से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य, कहने का मतलब यह है मुस्लिम और सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए और 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और महिलाएं भी इसमें शामिल थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करती है। प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कहने का मतलब ये है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना और सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्यविधि में सबसे महत्वपूर्ण
जो बिंदु रहा वो है उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी और इसमें कहा गया, पहला पॉइंट है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1 था। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसमें उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। कहने का सिंपल सा तरीका यह है कि जो शक्तियां या जो राज्य भारत के संघ में शामिल होंगे उनको अवशिष्ट शक्तियों के अलावा जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई शक्तियां होगी वे भी दी जाएगी सभी के लिए समान रूप से। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग होंगे और सरकार के अंग और सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और अंतिम बात, यदि इस उद्देश्य प्रस्ताव की याद रखें तो इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति ने स्वीकार कर लिया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। आज 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यदि हम शुरू के 6 राज्यों की बात करें तो वो था बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, जो 28 अप्रैल 1947 को भारत के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा परिवर्तन, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई।
दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो सभा दो अलग अलग काम सौंपे गए। इसमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम चुनाव लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा परिवर्तन मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गई और इनकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 पर आ गिरी। भारतीय सदस्यों या भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर 70 हो गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब यह है 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार वह संख्या समितियों के रूप में आपको संबोधित की गई। देखिए हमने यहां पे बात की कि पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र, पहला क्षेत्र था पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलहट जिला। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई। इस दिन हुए संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए। संविधान निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली पहली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तो कुछ अन्य छोटी। इन समितियों और इनके अध्यक्षों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। यदि हम इन समितियों के अंतर्गत कुछ अन्य उप समितियों की बात करें तो इनमें मौलिक अधिकार में जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति में एचसी मुखर्जी, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समितियां जो थी उनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे कि असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति जो उनके अध्यक्ष थे वे थे ए बी ठक्कर।
उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं छोटी समितियों की। वित्तीय एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मालवंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वज्राचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एच वदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। देखिए प्रारूप समिति क्या थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो कि अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी। देखिए टी कृष्णाचारी की जगह पर 1948 में डीपी खेतान, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, और एन माधव राव की जगह बीएल मित्र, उनका स्वास्थ्य जो था वो खराब था, इस वजह से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। डॉक्टर बी आर राम अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चाएं हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल सदस्य 299 में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा की कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता था। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है।
संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गई। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में बात करेंगे। देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे और 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, जिसे हम भारतीय कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इसके सदस्य निम्नलिखित थे: जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संतानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या ये कहे शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 अगस्त बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्तियों के प्रश्नों, संविधान सभा के पहले स्तर में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका बहुत ही प्रकाश डालती है। एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धियां तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वतंत्रता या स्वायत्त क्षेत्र, केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र की प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। जैसे उन्होंने बताया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। पॉइंट नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य है। उन्होंने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। पॉइंट नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। पॉइंट नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलाबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। पॉइंट नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। पॉइंट नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्कोटन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा और इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि था। संविधान सभा में कुछ आवश्यक तथ्य हमें बताने पड़ेंगे। देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था।
एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन जिसे हम कहते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक और मूल संविधान एक प्रभाव में शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। अब हम बात करेंगे संविधान का हिंदी पाठ। देखिए, मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क्या जोड़ा गया। इस प्रावधान में क्या था? इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। पॉइंट नंबर 1, संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषीय रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। ब्रिटिश भारत प्रांत 292 सीटें, देशी रियासतें जिसमें भारतीय राज्य थे 93 सीटें, मुख्य आयुक्त के प्रांत जो कि 4 थे 4 सीटें। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 के। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख जो कि नॉन कांग्रेस थे 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1 और इंडिपेंडेंट जो कि स्वतंत्र थे उनमें 8, कुल मिलाके 296 सीटें। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व यदि हिंदुओं की बात करें तो 163 शक्ति, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसी 3। भारतीय संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। यदि हम बात करें भारतीय प्रांतों की जिसमें 229 सीटें थी, मद्रास 49, बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल 19, संयुक्त प्रांत 55, पूर्वी पंजाब 12, बिहार 36, मध्य प्रांत एवं बरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मारवाड़ 1, कुर्ग 1। यदि बात करें भारतीय राज्य रियासतें जो थी 70 थी, जिसमें अलवर 1, बड़ौदा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोचीन 1, ग्वालियर 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2, कोल्हापुर 1, कोटा 1, मयूरभंज 1, मैसूर 7, पटियाला 2, रेवा 2, तरणकोर 6, उदयपुर 2, सिक्किम एवं बरार कुर्ग समूह 1, त्रिपुरा मणिपुर खासी राज्य 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह 1, पूर्वी राज्य समूह 3, मध्य भारत राज्य समूह 3 और पश्चिमी भारत राज्य समूह 4, गुजरात राज्य समूह 2, दक्कन एवं मद्रास राज्य 2, पंजाब राज्य समूह 3, पूर्वी राज्य समूह फर्स्ट जो था उसमें 4, पूर्वी राज्य समूह जो सेकंड था उसमें 3, शेष राज्य समूह जो थे 4। संविधान सभा के स्तर यदि हम बात करें, पहला स्तर 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946,
दूसरा स्तर 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा स्तर 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा स्तर 14 से लेकर 31 जुलाई 1947, पांचवा स्तर 14 से लेकर 30 अगस्त 1947, छठा स्तर 27 जनवरी 1948, सातवां स्तर 4 नवंबर 1948 एवं 8 जनवरी 1949, आठवां स्तर 16 मई से 16 जून 1949, नौवां स्तर 30 जुलाई 18 सितंबर 1949, 10वां स्तर 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां स्तर 14 से लेकर 26 नवंबर 1949। अब बात करेंगे जो 24 जनवरी 1950 को जो पुण्य बैठक हुई जिसके सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। देखिए, कुछ अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें कुल 7 अनुच्छेद है, उन्होंने 4 महीने से कम समय लिया। कनाडा ने जिसमें 147 है, उन्होंने लगभग 2 वर्ष 6 महीने लिए। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद है जिसने 9 वर्ष लिए लगभग, और दक्षिण अफ्रीका 153 अनुच्छेद है जिसने 1 वर्ष लिया। यदि हम हिंदी पाठ एवं निरसन से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 395 जो अनुच्छेद है हमारे निरसन अनुच्छेद है, 394 ए हिंदी में प्रमाणिक पाठ है, 394 प्रारंभ है और 393 संक्षिप्त शीर्षक है। और आज हम इस पाठ को, संविधान निर्माण को समाप्त यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।